सो लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बना के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कंपेयर किया था, उनके फंक्शंस के बारे में, वो कौन सी सेल में मिलते हैं, उनके क्या स्पेशल फीचर हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ जो याद रखने लायक है तो क्या है, ये सब हमने बात करी थी। आई होप आपने सबने ये देख लिया है और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ भी गई है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बातें हमने कर ली। तो हमने कल कहा था कि जो बातें हमने बीच बीच में से छोड़ दी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा बातें हमारी बुक में लिखी गई हैं उन एक्स्ट्रा बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो जो छोड़ दिए हैं उनमें पहली बात आती है ऑस्मोसिस की, दूसरी बात आती है हमारे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन की, तीसरी बात आती है प्लांट सेल एनिमल सेल के कंपैरिजन की, और चौथी बात आती है सेल डिवीज़न। ये चार बातें हम डिस्कस करेंगे और बुक में देखेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को ब्रीफ कर दें। जो हमको सबसे पहले बात करना चाहिए वो क्या, कि वी नीड टू ब्रीफ ऑस्मोसिस। कि ऑस्मोसिस क्या है। जब बात सेल मेम्ब्रेन की होती है तो ऑस्मोसिस की बात होती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वो उन सब्सटेंसेस को बाहर निकल अक्रॉस इट जाने देती है जिनके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते होंगे, बड़े पार्टिकल साइज को नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सब्सटेंसेस को अक्रॉस इट जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। तो ऑस्मोसिस इज बेसिकली, जो हमें याद रखनी है बात वो ये कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, और किसी का, वाटर के अलावा और किसी के मूवमेंट को ऑस्मोसिस नहीं कह सकते। डिफ्यूज़न हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इंटरमिक्सिंग हो सकता है, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस होता है। वाटर के अलावा किसी और चीज़ के मूवमेंट को ऑस्मोसिस नहीं बोलते। दूसरा, देयर इज़ अ कंडीशन कि दैट वाटर शुड move across a semi permeable membrane. तो osmosis is the movement of water molecules through a semi permeable membrane from water's higher to lower concentration. किसका? वाटर का, और किसी का नहीं। वाटर की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक तरफ जब ज़्यादा दूसरी तरफ कम होती है तो हम उसको बोलते हैं कि देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर मूव्स आइदर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगर सेल के बाहर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है और अंदर सेल के कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कंपेरेटिवली रिलेटिवली कम है तो वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल। तो when water enters the cell, the type of osmosis is endosmosis। क्या हुआ होगा कि water concentration outside the cell is more as compared to inside the cell। वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस से क्या होता है? द सेल gets
टर्जिड या स्वोलन। जब सेल में पानी भर जाएगा तो वो स्वेल कर जाएगी, इसको हम बोलते हैं टर्जिड हो जाना। तभी तो वो इंग्रेडिएंट्स पे टर्गर प्रेशर लगाती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ मेम्ब्रेन पर टर्गर प्रेशर लगाती है, तो बाहर से फिर वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लगता है। तो सेल गेट्स टर्जिड एंटरिंग ऑफ वाटर इनटू द सेल। दूसरा एक्सोस्मोसिस। एक्सो बाहर जाना, एक्सोस्मोसिस। एंडो अंदर आना, एक्सो बाहर जाना, इसे हम एग्जिट बोलते हैं ना, बाहर जाने के रास्ते को, है ना, वहाँ से ये आया एक्सोस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस ऐसा जिसमें वाटर का मूवमेंट आउटसाइड द सेल हो। वाटर मूवमेंट आउटसाइड द सेल हो, उसके पीछे क्या रीज़न है? वाटर कंसंट्रेशन inside the cell is more। वहाँ हम कह रहे थे आउटसाइड द सेल इज मोर, हाइपोटोनिक में। यहाँ हम कह रहे हैं कि एक्सोस्मोसिस जो है उसमें वो तब होगा जब अंदर ज़्यादा है वाटर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। This type of water movement is exosmosis। ये exosmosis है। And this type of solution in which cell is kept and water comes out is known as hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के रखने पर सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। कैसा हो सकता है ऐसा? ऐसा एग्जाम्पल कोई आपको दिमाग में आता है क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का? हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन और हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा? सॉल्ट या शुगर का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो हो सकता है कि सेल के अंदर जो वाटर है उसका परसेंटेज या वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इन विच वाटर गोज आउट ऑफ द सेल इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस जो होता है जब हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे सेल उधर टर्जिड हो जाती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल बिकम्स फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है श्रिंक हो जाना, श्रंक। श्रिंक हो जाएगी, या जैसे टर्गर जो होती है वो उसमें स्वोलन कहते हैं हम उसको। वाटर बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। तो ऑस्मोसिस से रिलेटेड ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, when water enters the cell, this is possible in hypotonic solutions। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ पे सेल जो है उसकी वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन से कम हो, तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है जिसमें सेल रखी है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और एक्सोस्मोसिस, वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज मोर, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल बिकम्स फ्लैसिड और श्रंक, छोटी हो जाती है, बस। ऑस्मोसिस के बारे में इतनी बातें अगर हमको पता है तो हम सब तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे, आपने पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पे हम
ये बातें करेंगे। ठीक है ना। ये if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, then the cell, meaning that the outside solution is very dilute मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो, the cell will gain water by osmosis, and this type of solution is known as hypotonic solution. तो hypotonic solution में cell will gain water from the surroundings. तो ऑस्मोसिस के बारे में ये बातें। इसके साथ में देखो एक ये वाली एक्टिविटी एग्जाम में पूछते हैं, ऑस्मोसिस विद एन एग। रिमूव द शेल ऑफ एन एग। एग का शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। इस तरह के शेल को हम कैल्केरियस शेल भी बोलते हैं। इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व करके शेल को रिमूव किया जाता है। हाँ, द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए यूज़ किया क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल का कार्बोनेट है। कैल्शियम इज़ अ मेटल, वो मेटल कार्बोनेट है। और आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि ऑल द मेटल कार्बोनेट्स ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो डिज़ोल्व करना है आपको अगर, तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी एग शेल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? The egg swells because water passes into it by osmosis. अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम था, बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, एंडोस्मोसिस हो गया। प्लेस अ सिमिलर डी-शेल्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये तो हाइपो था। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप ये काम करोगे तो क्या होगा? द एग श्रिंक्स। व्हाई? वाटर passes out of the shell solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ध्यान रखना है ना कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड वर्ड से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, इसका मतलब इट इज अपोजिट टू द डाइल्यूशन, यानी उसमें वाटर की कमी है और सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है। तो यानी मोर कंसंट्रेटेड का मतलब शुगर ज़्यादा, सॉल्ट ज़्यादा, वाटर कम। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो बाहर है, तो सेल के अंदर से बाहर मूवमेंट होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है ये। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप सेल को रख दोगे तो एक्सोस्मोसिस होगा, यानी सेल में से वाटर बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, सेल श्रिंक होती है। जो बात हम वहाँ पे पढ़ रहे थे उसे यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई भी किया हुआ है और इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अनदर वन, पुट ड्राई रेजिन्स जो किशमिश होते हैं और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। ठीक है, आपने पहले क्या किया कि ड्राइड रेजिन्स जो होते हैं हमारे, उनको पानी में डाल दिया प्लेन वाटर में, तो क्या होगा? बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंदर ऑब्वियसली कम। किशमिश जो होती है उसके अंदर वाटर थोड़ी होता है, तो ड्राई जैसी दिखती है, लेकिन आप उसे पानी में डुबो दो तो थोड़ी देर बाद एंडोस्मोसिस होगा और वो स्वेल हो जाएंगे, है ना। तो ये जो रेजिन्स जो है उनका स्वेल हो जाना एंडोस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है। यू विल ऑब्जर्व ईच गेन्स वाटर। इनको आपने जब डाल दिया एप्रिकॉट या रेजिन्स को पानी में, तो ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। However, when placed in concentrated solution, it loses water and consequently shrinks. आपको उसमें से वापस वाटर निकालना है, तो आप उसको अगेन एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम है।
वाटर कंसंट्रेशन कम होगी तभी इसमें से बाहर निकल के जाएगा। तो एग्जाम्पल्स का ध्यान रखें। दूसरी बात हम कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल कंपैरिजन। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो क्या हो सकती है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, जो कि प्रोकैरियोटिक के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया था कि ऐसा सेल। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक ऐसा सेल जिसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनल्स ना होने की वजह से ये जो है ये अलग कैटेगरी में चला जाता है। साइज जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 to 10 माइक्रोमीटर, वेयर 1 माइक्रोमीटर इज 10 to the power -6 मीटर। साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। न्यूक्लियर रीजन, जो इसका न्यूक्लियर रीजन है उसमें बेसिकली मेम्ब्रेन नहीं है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो न्यूक्लियर रीजन जो है उसमें बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से न्यूक्लियर मटेरियल बाहर बिखरा हुआ है। तो जहाँ साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा हुआ है उस रीजन को हम न्यूक्लियर रीजन बोल रहे हैं, एंड इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। हाँ, न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ मेम्ब्रेन, है ना। बस ये बात करनी है। तो एक बात तो ये हुई। फिर दूसरा कहते हैं कि भी क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये बात ध्यान रखना, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर देयर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते ही है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ही था, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कस कर ली हमने, एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द, जो हमने ऑस्मोसिस की बात करनी थी वो भी कर ली। अब यहाँ पे गोल्गी, कैमिलो गोल्गी वॉज बोर्न एट, ये बात ज़रूर आप देख लो कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले इसमें से तो आपके पास आंसर तो होना चाहिए, है ना। तो देखें कि कैमिलो गोल्गी वॉज बोर्न एट कॉर्टेनो नियर ब्रेसिया इन 1843। He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matteo. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. जो मेजर काम उन्होंने किया वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किया। इन 72 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर at the hospital for the chronically sick at Abbiategrasso. He first started at his investigations into the nervous system in a little kitchen of this hospital, which he had converted into a laboratory. However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure. हाँ, इस काम के लिए उनको जाना जाता है। This method is referred to as the black reaction. हाँ, black reaction. This method uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of cell.
तो बहुत बारीकी से सेल को देखना सिखाया गोल्गी ने बाय द प्रोसेस नोन एज ब्लैक रिएक्शन, जिसमें हम इंडिविजुअल नर्व सेल को स्टडी करते हैं, नर्व सेल को स्टडी करके और फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल गई जो पहले हमें ऑब्वियसली पता नहीं थी। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कंटिन्यूड टू वर्क ऑन दीज लाइन्स, मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक। Golgi received the highest honor and award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon Cajal for their work on the structure of the nervous system. तो गोल्गी ने स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम पर बहुत स्टडी की, बहुत मेहनत करी और उसके बाद अल्टीमेटली उनको पता चला कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सेल में तब तक थी ही नहीं। ठीक है, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल? वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो और फिर आंसर देखो। प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द 2 ऑर्गेनेल्स we have studied that contain their own genetic material. Number 2, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम्स काम आते हैं, लाइसोसोम्स नंबर में बढ़ जाएंगे और अचानक बर्स्ट होकर के अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे, so that the enzymes can properly digest this whole cell and put them into the intercellular spaces. Why are lysosomes known as suicide bags? Because when the cell start becoming dysfunctional, they burst and digest all the cell. इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो suicide bag है, खुद ही सेल को मार देता है। And where are protein synthesized inside the cell? प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर है राइबोसोम। आपकी टेबल में इन सब के आंसर हैं। यू जस्ट नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ओवर द टेबल। अब जो बात बचती है दैट इज सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स in order to grow, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है कि एक तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, दूसरी रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा स्पेशल सेल्स ही काम आती है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो ये हमको सेल डिवीज़न का मतलब समझ में आता है इससे। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, mitosis and meiosis. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. Mitosis की जो सेल बनती हैं वो ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं। In this process each cell called mother cells. इनको हम मदर सेल बोलते हैं अब, because they are giving birth to new cells. डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही बनाएंगे, जब 1 से 2 बनेंगे तो द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स which after fertilization give rise to offspring. Offspring मतलब उनके जो young ones हैं, जो बच्चे हैं, उनकी बात हो रही है। They divide by a different process called meiosis, which involves 2 consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes that take off the mother cell. Can you think as to why the chromosome number has reduced in half in daughter cell? तो जो आपकी सोमेटिक सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन सेल्स का तो
सीधा सीधा काम है कि भाई वो तो माइटोसिस करते रहे, नंबर बढ़ाते जाए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इसकी। सेल डिवीज़न में भी स्पेसिफिकली हम बात जब मायोसिस मियोसिस की अलग अलग कर रहे हैं, तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि सेल डिवीज़न दो तरह की सेल्स क्योंकि हमारी बॉडी में, एक तो हमारी बॉडी का सेल जिनको हम बोलते हैं हमारा जो सोमा, हाँ सोमा मतलब बॉडी, तो ये सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। सोमा मतलब बॉडी, सोमैटिक सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स दे आर विच आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल्स। और दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स होगा या वाई होगा, यानी फीमेल होगा कि मेल होगा, वो डिसाइड करते हैं। तो सेल डिवीज़न दो वजह से होता है, एक तो फॉर माइटोसिस फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मियोसिस हैपन्स ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। इसका पर्पस है रिप्रोडक्शन और कोई बात नहीं। ये जो डिवीज़न है ये हो रहा है इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल में जो दो ओवरीज होती हैं उन ओवरीज में ऐसा हो रहा है, और मेल्स में, मतलब हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि ये वाली जो सेल्स हमारी सोमैटिक सेल्स थी, सेक्स सेल्स जो थी वो हमको बनानी है, गैमेट बनाने हैं। हमने एक्स एंड वाई दो लेटर यूज़ किए हैं। एक्स इज़ फॉर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाई इज़ फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब सेल डिवीज़न होगी तो एक्चुअली एक सेल से 4 सेल बनती हैं। एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाती हैं। उसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन किस तरह का है, या तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन हो सकता है या एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर फीमेल फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये बात हम क्यों बता रहे हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि ये केवल रिप्रोडक्शन के लिए है, और रिप्रोडक्शन में जो सेल्स बनती हैं वो गैमेट्स कहलाती हैं। हाँ, तो मेल और फीमेल गैमेट्स, जो मेल गैमेट होता है वो केवल वाई टाइप का होता है। मतलब उसमें जब वाई गैमेट एक्स गैमेट के साथ में कंबाइन होकर के और एक मेल इन्फेंट बनाता है, जबकि एक्स और एक्स आपस में कंबाइन होकर के फीमेल इन्फेंट बनाता है। तो रिप्रोडक्शन की बैकग्राउंड यहाँ पर इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार हो जाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जब ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न, जिसको हम मियोसिस बोल रहे हैं, होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होती है, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवा। और जब ये दोनों सेल्स आपस में मिलती हैं तभी रिप्रोडक्शन होता है, तभी नया मेल या नया फीमेल बन पाता है। तो ये सेल डिवीज़न केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है। माइटोसिस बाकी सारी सेल्स में, सब सोमैटिक सेल्स जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, उन सब सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। और माइटोसिस जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। उसका कोई लेना देना रिप्रोडक्शन से नहीं है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन, डे टू डे बेसिस पर हमारी सेल्स डेड होती रहती हैं। तो हमारी सेल्स को नई सेल्स की, हमारी बॉडी को नई सेल्स की ज़रूरत है, वरना काम कैसे चलेगा। तो नई सेल्स बनाने के लिए बड़ा सिंपल टाइप का सेल डिवीज़न, जिसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं। मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं। इनमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनके कंपैरिजन में या अपनी मदर सेल की कंपैरिजन में हाफ होता है, इसलिए इसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। These are gametes are haploid cells। क्या मतलब हुआ हैप्लॉइड सेल्स का? द सेल्स विच हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 2 सेट होते या पेयर बनता था, उन पेयर में से
क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, आधे एक में चले गए, आधे दूसरे में चले गए। हाँ, तो ये ऐसा हुआ है, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जबकि ये सेल्स को हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। मतलब डिप्लॉइड का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होते हैं जितने कि हमारे एक जायगोट में या हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल में होते हैं। जो दूसरा मियोसिस है, मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड सेल जो बनती हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपनी मदर सेल के कंपैरिजन में आधा हो जाता है। यू कैन चेक, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 2-2 क्रोमोसोम्स, ये मियोसिस हुआ है। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम, यहाँ भी 4 क्रोमोसोम, यहाँ भी 4 क्रोमोसोम, तो ये माइटोसिस हुआ है। तो इसके बारे में भी बात हो गई। अब एक छोटी सी बात बस इसके साथ और ऐड कर लें, क्या कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। हाँ, आप लोग बता सकते हो? मेरे ख्याल से तो आपको बताना चाहिए, आपको पता होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं वो उनमें सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेल वॉल। हाँ, प्लांट सेल में सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो दूसरी बात कि हमने ये तो कह दिया कि सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी। एक स्पेशल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेनेटेड हमने पढ़ा था, जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेनेटेड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। इनकी ही हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकती है प्लांट सेल, जबकि यहाँ पर प्लास्टिड्स आर नॉट अवेलेबल। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स होते नहीं हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। व्हाट एल्स? और भी कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। 2 बात हमने कर ली, सेल वॉल की और प्लास्टिड की। और भी बात करनी चाहिए हमको। वैक्यूल की बात होना चाहिए ना। इसमें होता है सिंगल लार्ज वैक्यूल। सिंगल लार्ज वैक्यूल एक बड़ा वैक्यूल है, इस वजह से न्यूक्लियस इज सबसाइडेड, पुश्ड असाइड। हाँ, जबकि यहाँ पर मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स। ये बात का ध्यान रखना है। फिर देखें कि जो प्लांट सेल होती है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि जो प्लांट सेल होती है उसमें कभी भी हमें लाइसोसोम्स नहीं मिलते हैं, इसलिए डेड सेल वहीं पे रह जाती है प्लांट में। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये फीचर कि लाइसोसोम्स
are absent. That is why dead cells can still stay inside the plant. यहाँ पे lysosomes present जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम करते हैं। और उसके अलावा कि जो प्लांट सेल्स हैं, अब आप देखो कि प्लांट सेल्स जो हैं उनमें आप सेल डिवीज़न थोड़ा अलग टाइप का होगा, हालांकि आपके बुक में बहुत डिटेल नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह का इसलिए होता है सेल डिवीज़न। अलग तरह का से मतलब है कि उसमें जब सेल डिवीज़न होने लगता है तो दो सेल्स के बीच में दोनों तरफ दो न्यूक्लियस बन चुके होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स भी कॉपी हो चुके होते हैं। अब जब वो डिवाइड होना है तो डिवाइड एक मीडियन प्लेट बना के हुआ, दो सेल्स डिवाइड होने से पहले बीच में एक बैरियर जैसा कुछ बन जाता है, फिर दोनों टूट के अलग हो जाती हैं। जबकि आप देखो कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जब सेल डिवीज़न होता है तो एक ग्रूव बनता है, जैसे एक ऐसी सेल है उसमें ग्रूव बनेगा यूँ, न्यूक्लियस तो दो अलग अलग चलेगा, फिर ये ग्रूव भर जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ ऐसा हो ही नहीं रहा। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ न्यूक्लियस और बाकी सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, फिर बीच में दोनों साइड से इस तरह से मीडियन प्लेट बनना शुरू होती है और मिल जाती है, फिर एक सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो सब बातें हम कर रहे हैं, दीज आर रिलेटेड टू द सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे दोबारा देखें कि सेल डिवीज़न की बात करते करते हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, इनमें हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा फोकस करें। बेसिकली आपने सेल डिवीज़न पढ़ा है, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ा है, और साथ ही साथ में आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, और आज आपने रिवाइज़ किया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे होता है। हम ऑस्मोसिस को एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न भी बोल सकते हैं जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड। तो एक बार हाइलाइटिंग पॉइंट को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नंबर 1, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल. Cells are enclosed by a plasma membrane composed of lipids and proteins. The cell membrane is an active part of the cell. It regulates the movement of materials between the ordered interior of the cell and the outer environment. तो सेल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है। ये मेडअप ऑफ सेल्यूलोज होती है, located outside the cell membrane. The presence of the cell wall enables the cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. हाँ, सेल वॉल क्या कर रहा है कि जो अंदर से टर्गर प्रेशर लग रहा था बाहर की तरफ, जो उसको बर्स्ट करवा सकता है उसको कंट्रोल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है by applying wall pressure. The presence of the cell wall enables the cell of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media. हमने अभी भी बात की थी कि हाइपोटोनिक मतलब बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा और अंदर कम, तो उसको बर्स्ट होने से बचाता है। The nucleus in eukaryotes is separated from the cytoplasm by a double layered membrane and it directs द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द सेल है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस बोथ एज अ पैसेज वे फॉर इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। यहाँ पे प्रोटीन भी बन रहा है तो कुछ एंजाइम्स भी बन रहे हैं। द गोल्गी apparatus consists of stacks of membrane bound vesicles that function in the storage, modification and packaging of substances manufactured in the cell. Packaging and dispatch also. Most plant cells have large membranous organelle called plastids.
which are of two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast that contains chlorophyll. हाँ, सिर्फ वो क्लोरोफिल ही करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, तो हम उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज. मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स have a large central vacuole that helps to maintain the turgidity of the cell and stores important substances including waste. जो ऊपर वाली बात कही गई है उसको ही हम ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड बोलते हैं, कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट है वो एक्सचेंज ऑफ वाटर, ना तो एक्सेसिव वाटर को अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी. Prokaryotic cells have no membrane-bound organelles. Their chromosomes are composed of only nucleic acid and they have only very small ribosomes as organelles. Cells in organisms divide for growth of the body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction. तो आपका ये सेल का रिवीजन यहाँ पर ख़त्म होता है. बुक को आप अच्छी तरह से पढ़ लो. बुक के सभी पार्ट्स हमारी नज़रों से निकल गए हैं. आप उसे ध्यान से पढ़ें. कोई क्वेश्चन हो तो क्लास में पूछ लें, है ना. आप क्लास में पूछ लें मतलब कि आप व्हाट्सएप में भेज दें. व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन ऐसे भी भेज सकते हो या आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हो. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्लास में नए रिवीजन टॉपिक के साथ में मिलते हैं. थैंक यू.